हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 32। तो अभी 33 अभी तक जो है मैं 32 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूं। और इन 32 क्लासेस में मैंने हिंदी साहित्य बिल्कुल शुरू से पढ़ाना शुरू किया था। और ये स्पेशल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि TGT PGT एस्टेट KVS NVS JSSB MRS, इन सभी के लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो ये इनमें मैंने आदिकाल और भक्तिकाल बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। और आज की जो 33वीं वीडियो है, लेक्चर है हमारा, इसमें रहने वाला है, हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध। और इससे पहले वाली क्लास में और बता देती हूँ मैंने क्या करवाया था। तो यहाँ से दोस्तों मैंने रीतिकाल का प्रारंभ किया था इससे पिछली क्लास में। और रीतिकाल के बारे में, इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, आपको पता है से संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो काल है, ये रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। ये विक्रम संवत है। अगर इसे आप सन में निकालना चाहते हैं तो 57 इसमें से माइनस कर दें, और 57 इसमें से तो आपके यहाँ पर जो है इसका सन निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों रीतिकाल का जो नामकरण है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। हमने ये सारा पढ़ लिया था। और रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की काव्य धाराएं थी, वो भी हमने अब पढ़ेंगे। और रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन जो विद्वान है किसको मानता है, तो मैंने ये भी बता दिया था। तो ये दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स मतलब रीतिकाल के प्रवर्तक और रीतिकाल का नामकरण, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। TGT जैसे एग्जाम में तो सीधे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि किस किस विद्वान ने रीतिकाल को कौन कौन से धाराओं में विभाजित किया है और कौन कौन से इसमें कवि आते हैं, तो ये सारा मैंने बता दिया था। और आज हम जैसे कि थोड़ा सा और बताती हूँ कि रीतिकाल के अंदर जो जितने भी टोटल कवि थे उनको 3 भागों में विभक्त किया गया। एक तो रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, और जो तीसरा है वो रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि, ठीक है। सभी मैंने बता दिया था कि आपको एक एक का नहीं रटना है कि किस किस विद्वान के अनुसार क्या क्या है। तो टोटल आप ध्यान रखें कि रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं। तो रीति सिद्ध तो एक ही कवि था, उसमें बिहारी का नाम आता है। और रीति मुक्त जो कवि थे उनमें घनानंद, बोदा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव का नाम लिया जाता है। और बाकी जो कवि बच गए वो सारे रीतिबद्ध कवि बच गए। तो अब रीतिबद्ध कवियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं पढ़ेंगे, उनके बारे में जो कुछ भी है। पहले यहाँ पर जो है इस बुक में, जो मैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे वाली बुक से पढ़ा रही हूँ, इसमें जितने भी रीतिबद्ध कवि हैं उनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, यानी कि उनके जीवन व्रत के बारे में दिया गया है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इसमें मैं, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत ही कम है और इसमें मैं समय जाया नहीं करना चाहती, क्योंकि आज तक जितने भी मैंने TGT PGT एस्टेट के क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो इनको इस तरीके से लिखें। नंबर 1 पर आप रीतिबद्ध कवि लिखें, नंबर 1 पर आप चिंतामणि लिखें, उनका जो समय सीमा है वो आपको लिखना है, और उसके बाद फिर इनकी रचनाएं लिखनी है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएं। रीतिकाल के केवल 2 या 3 पेज के ही नोट्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। तो इस टेबल में जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इस टेबल में हम केवल रीतिबद्ध कवियों के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि, और चिंतामणि की समय सीमा दे रखी है। उसके बाद भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, सुखदेव मिश्र। और अब इनमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ जिसकी रचनाएं आपको करनी है। तो चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। देव की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से सिर्फ आपको यही पढ़ना है। जब इनकी रचनाएं आएंगे तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। उसके बाद और इम्पोर्टेंट है, इसमें रसलीन पढ़ेंगे, भिखारीदास पढ़ेंगे, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट हम पद्माकर पढ़ेंगे। पद्माकर को लेकर, भिखारी को लेकर भी, रसलीन से भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं।
अब रीतिबद्ध जितने भी कवि थे, शायद आपको सभी का पता चल गया होगा कि रीतिबद्ध कौन कौन से कवि हैं। यहाँ से आपने ये पढ़ लिया होगा। अब इन कवियों के बारे में जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एस्टेट का पेपर जो है, अभी तक फॉर्म जिसने नहीं भरा है तो आज की जो डेट है और एक्सटेंड कर दी गई थी, तो आप अपना फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब थोड़ा सा आपको और बताऊंगी कि जो आप समझ ही गए होंगे कि जो रीतिकाल के कवि थे, कुछ अलंकार से संबंधित रचनाएं लिख रहे थे, कोई छंद से रिलेटेड रचनाएं लिख रहे थे, कोई श्रृंगार परक रचनाएं लिख रहे थे, कोई रस से संबंधित रचनाएं, मतलब रस को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो इस प्रकार के आचार्य कौन कौन है? जैसे अभी हम चिंतामणि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चिंतामणि को रीति काव्य का प्रवर्तक कौन मानता है, ये भी याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी को। याद कैसे रखेंगे इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि जब राम की सीता गुम हो गई थी तो उन्हें चिंता हो गई थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अब चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चिंतामणि किस प्रकार के आचार्य थे। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं, कोई रसवादी, कोई छंदवादी, कोई अलंकारवादी, इस तरीके से हम देखेंगे। तो चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये रसवादी आचार्य थे। ये पॉइंट भी आप नोट करके चलें। उसके बाद है चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर। सहोदर मतलब सगा भाई जो होता है, सेम उदर से जिसने जन्म लिया है। तो उसमें कौन है? मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है इतना पेपर में। अब बात आती है दूसरे कवि की, और वो हैं भूषण। तो भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, क्योंकि भूषण जो कवि थे, ये जिसके दरबार में रहते थे, तो इन्होंने उनकी वीरता का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो वीर रस के कवि हैं। ठीक है, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इस पूरे ही पॉइंट में ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रश्न ये पूछा जाता है, कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, कवि भूषण, भूषण तो इनका नाम ही है, तो कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ये पॉइंट याद रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये प्रश्न भी इतना नहीं पूछा जाता है कि भूषण का जो मूल नाम था वो क्या था, पतिराम या फिर मनीराम बताया जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। तो अलग अलग विद्वानों ने जो है इनका नाम अलग अलग बताया है। याद रखना है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम बताया मूल नाम, गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या फिर मनीराम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, देखो ध्यान से, महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, ये कथन है, ये कथन कई बार पूछ लेते हैं और इतना इम्पोर्टेंट तो खैर खास नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। संपत्ति मतलब धन दौलत। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी भूषण की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि भूषण के वीर रस, मैंने अभी बताया था कि जो भूषण है वो वीर रस के कवि हैं, और भूषण के वीर रस के उद्गार का मतलब होता है विचार, ये सारी जनता के ही हृदय की दौलत हुए। ठीक है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। तो देखो, अभी मैंने बताया था कि भूषण वीर रस के कवि हैं। तो भूषण जो है शिवाजी और छत्रसाल राजा जो थे, इनके आश्रय में रहते थे, इनके दरबार में रहते थे और इनकी प्रशंसा की है। तो इसलिए इनके काव्य में इनकी वीरता की प्रशंसा की है, इसलिए इन्होंने वीर रस का ज़्यादा प्रयोग किया है।
तो ये कथन आपसे पेपर में अगर पूछेंगे तो ये ऐसे ही पूछेंगे कि ये कथन किसका है। तो ये कथन आपको याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये केवल इतना भी पूछ सकते हैं कि भूषण को हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इस प्रकार से आपको प्रश्न पढ़ते हुए चलना है। दूसरा कवि आता है मतीराम, और मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। ये बात थोड़ी देर पहले ऊपर भी आई थी। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है जो निम्नांकित हैं। मतीराम की जो हैं ये इनके आश्रयदाता हैं, ये स्थान बताया है और ये ग्रंथ है। यानी कि यहाँ से आपको क्या नोट करना है, मतीराम की रचनाएं नोट करनी है और उनके जो विषय निरूपण है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको यही पढ़ना है। सबसे पहला जो स्थान है वो जहांगीर के आश्रय में रहे और ये दिल्ली के थे और इनकी रचना है फूल मंजरी। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन है। ठीक है। दूसरा आता है बिना आश्रय के भाव सिंह हाड़ा सेठ भोगनाथ। ये प्रश्न नहीं पूछे जाते तो बेटा इनमें आप इतना समय बर्बाद ना करें। सिर्फ यहाँ से आप क्या लिखना है, आपको मतीराम, यहाँ पर हेडिंग डालना है मतीराम और ऊपर मैंने इनका जन्म सीमा बताई थी वो यहाँ लिखनी है और इसके बाद फिर इनकी रचनाएं लिखनी है। रचनाओं में कौन कौन सी है, सबसे पहले फूल मंजरी, उसके बाद रसराज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। रसराज का जो प्रकाशन है वो 1663 ईस्वी में किया गया। ये प्रकाशन वर्ष ही है और 1663 के बाद इसमें रस देख रहे हैं ना, तो रस हमारे पास श्रृंगार रस निरूपण। तो रस राज में कौन से रस का निरूपण किया गया है, श्रृंगार रस का। अब रस के अंदर हम दो रस ले लेते हैं, एक तो श्रृंगार रस और दूसरा ले श्रृंगार के अंदर संयोग और वियोग रस, हम दो का वर्णन करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने रस राज के अंदर किसका वर्णन किया है, श्रृंगार रस निरूपण। दूसरी और महत्वपूर्ण रचना है इनके ललित ललाम। ये है, इसमें ललित ललाम में इन्होंने अलंकार निरूपण किया है, यानी कि अलंकारों के भेद इनके बारे में बताया है। अगली और मोस्ट इम्पोर्टेंट मतीराम की सतसई भी पूछी जाती है। ये है बिहारी सतसई का अनुकरण करके इन्होंने लिखी है। ठीक है। सारी रचनाएं अभी तक इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद आती है अलंकार पंचासी। इसमें भी अलंकार निरूपण है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। वृत्त कौमुदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। तो वृत्त कौमुदी मथुराम की रचना है और इसमें वृत्त कौमुदी में क्या है, छंदों का निरूपण किया है। फिर लक्षण श्रृंगार, साहित्य श्रृंगार, ये दोनों रचनाएं इतनी नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इससे पहले से जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट है। फिर से इन्हें आप याद कर सकते हैं। फूल में क्या होता है, रस, और रस के कारण बहुत ही ललित लगता है। और सतसई, ऐसे हमारे पास 100 फूल हैं जिनका अलंकार वृत्त कौमुदी, अलंकार मतलब आभूषण, और वृत्त कौमुदी। ठीक है। इस प्रकार से आप याद कर लें, हर चीज़ की ट्रिक बनाएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट बातें एक एक कवि के बारे में हम देखते चले जाएंगे। अब देखो इनकी ही रचनाओं के बारे में क्या बात महत्वपूर्ण कही गई है वो देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। मैंने बताया था सोलंकी राष्ट्र ने ही इन्होंने, रुद्र ने ही इनको क्या दी थी, कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी को या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए, ऐसा माना जाता है कि जो वृत्त कौमुदी इन्होंने लिखी थी वो किसके लिए लिखी थी, शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखी थी। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है जो मैंने अभी आपको बताया था, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही इनका प्रथम ग्रंथ माना है। अब ये बात भी आप याद रखें, सबसे पहले मैंने फूल मंजरी बताया, उसके बाद रसराज, फिर ललित ललाम, मतीराम की फिर सतसई बताया मैंने। तो सारी ही रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा
रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। तो ये कथन तो भैया आपको ना फिर अलग से किसी किताब में कथन नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अगर इस तरीके से आप कथन पढ़ लेते हैं तो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मतिराम की रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा, प्रसाद रस वो पढ़ा है ना, गुण जो पढ़ते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, उसमें प्रसाद गुण की अधिकता है। इस प्रकार की भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह, अगले कवि आते हैं जसवंत सिंह, और इनकी रचना भी एक इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये पॉइंट भी याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आपको पता है कि हम सिर्फ रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं, रीतिबद्ध कवि पढ़ रहे हैं, याद रखना। जसवंत सिंह ने हिंदी साहित्य, ये हो गया। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। मतलब जो जसवंत सिंह कवि हैं, इन्होंने दो तरीके की रचनाएं लिखी थी, एक तो आध्यात्मिक और दूसरा साहित्यिक, जो साहित्य से संबंधित हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं इनकी रचना कौन सी इम्पोर्टेंट है। भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, ये दो रचनाएं पूछी जाती हैं, और दोनों में से भी अगर मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो भाषा भूषण पूछी जाती है। अब भाषा भूषण की विषय वस्तु क्या है। भूषण मैंने बताया कि भूषण का नाम समझते हैं आप, अलंकार से ले लेना। तो 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण किया गया है। और प्रबोध चंद्रोदय में ये संस्कृत की रचना थी, संस्कृत नाटक है एक प्रबोध चंद्रोदय का। इसने किसमें, ब्रज भाषा का अनुवाद है, मतलब ब्रज भाषा में पदों में इसका अनुवाद किया। किसकी रचनाएं पढ़ रही हैं, जसवंत की। याद रखें, जसवंत की सबसे इम्पोर्टेंट रचनाएं भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। उसके बाद जो नीचे बच गई, ये सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, आनंद विलास, ये आप करें तो कर लें, वेदांत विषय का निरूपण किया गया इसमें। सुखदेव मिश्र अगला नाम आया था, जो कि मैंने कहा था इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, ठीक है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लें, इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती पर नाम जरूर याद रखें कि सुखदेव मिश्र जो हैं ये भी रीतिकाल के कवि हैं। तो ये रचनाएं आप करना चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। बाकी वही है, सब में कुछ अलग नहीं है, व्रत है, श्रृंगार है, छंद है, तो ये सारे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एक अगला कवि आता है सबसे इम्पोर्टेंट, और इनकी एक दो रचनाएं हैं और वही पेपर में पूछ ली जाती हैं। तोष, ये भी एक आचार्य हैं और ये भी रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, सुधा निधि और नख सिख, विनय शतक, ये तीन रचनाएं हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सुधा निधि, ये याद रखना है। तो सुधा निधि। अगले कवि आते हैं कुलपति मिश्र, तो ये भी रस ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र की भी एक दो रचनाएं हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से लेकर 1686 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखो इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रस रहस्य, सिर्फ कुलपति मिश्र की एक ही इम्पोर्टेंट है, एक तो रस रहस्य, एक संग्राम सार। अगर इन दोनों में से भी इम्पोर्टेंट बताऊं तो रस रहस्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी भी आपको ट्रिक बता दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी आपकी गलत नहीं होगी। अपना जो कुल होता है ना, कुल वंश, इसमें बहुत सारे रहस्य होते हैं, ठीक है, जो किसी को पता नहीं होता। इस तरीके से ट्रिक बना ले तो कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य, और जहाँ पर रहस्य होगा वहाँ संग्राम होगा ही होगा, ठीक है, संग्राम सार। तो रस रहस्य के अंदर मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद है। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व में महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है, और ये आप नक्सिक तो आपको भूतों के मिल जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है, ये आप रहने दें। अब अगला कवि आता है देव। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि इन्हें आचार्य भी कहा जाता है और इन्हें कवि भी कहा जाता है। अब देखो ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है,
देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हमने पढ़ा था हित हरिवंश, ये इस संप्रदाय में दीक्षित थे। अब देव की रचनाएं जिस प्रकार से मतीराम की रचना इम्पोर्टेंट थी, वैसे ही देव की रचनाएं इम्पोर्टेंट है। और इनकी इसका सबसे अच्छा कारण ये है कि इस रचनाओं के साथ साथ इनकी विषय वस्तु भी दी गई है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, इनकी रचनाएं याद करने के एक सबसे आसान ट्रिक बताऊंगी। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास। तो इनके आगे क्या लगा हुआ है? सभी के आगे रस 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 लगा हुआ है। ठीक है, कैसे करोगे? मैंने कैसे किया था? भाव, भवानी, कुशल, जाति और रस। भाव भवानी कुशल, जाति और रस, ये तो क्या है? विलास है। अब सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद इम्पोर्टेंट रचना है अष्टयाम। तो आठों पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है। और भाव विलास में क्या है? रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन है इसमें। राग रत्नाकर, ये रचना कम ही पूछी जाती है। राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। उसके बाद देखो, अगली इम्पोर्टेंट है प्रेम चंद्रिका। ये इम्पोर्टेंट है प्रेम चंद्रिका, तो द्योत सिंह को समर्पित है। उसके बाद रस विलास, ये पेपर में पूछी जाती है। इसमें राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। रस विलास किसकी रचना है? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनके काव्य रसायन। काव्य रसायन ये याद रखना है। और इसमें क्या है? शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। अगली इम्पोर्टेंट है देव शतक। आपको और फालतू नहीं करनी है। देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, तो ये आपको और याद रखनी है। काव्य रसायन, रस विलास, भाव भवानी, जाति, रस, कुशल विलास, ये तो इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद मैंने काव्य रसायन बताया, देव शतक बताया, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। ठीक है, तो इनकी ये तो नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इन्हें पढ़ लें। ठीक है, अब वीडियो जो है हमारी बहुत ही लंबी हो गई है। इससे आगे जो है मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।